हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मांग एवं मांग का नियम, लॉ एंड लॉ ऑफ डिमांड। और एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वन शॉट वीडियो होगा और वन शॉट में हम लोग पूरा इस चैप्टर को एंड करेंगे और पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र, पूरा समष्टि अर्थशास्त्र, सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो आएगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। तो बस पढ़ो भाई, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, या अगर कोई ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है तो भी पढ़ो और पढ़ करके एग्जाम में झंडा गाड़ दो। और जो इकोनॉमिक्स में आप लोगों को डर लगता है, उस इकोनॉमिक्स का मास्टर बन के निकलो मेरे साथ, ठीक है। चलो, तो हम लोग सबसे पहले यह जानने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार मांग और मांग का नियम का होता क्या है। हम आप लोगों को हमेशा बोलते हैं इकोनॉमिक्स एक्चुअल में बहुत इजी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स से ज्यादा इजी सब्जेक्ट इस दुनिया में कोई और सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग जिन भी चीजों का लेन देन करते हैं, जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं, उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। फर्क क्या होता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को समझने की जगह हम लोग रट्टा मारने स्टार्ट कर देते हैं। भाई रट्टा नहीं मारना है। अगर आप एक बार अगर इसको समझ गए तो रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। क्योंकि अर्थशास्त्र का हर एक क्रियाएं हम लोग अपने जीवन में करते हैं। वस्तुओं का मांग करना, आय का सृजन करना, आय कमाना, मांग करना, बचत करना, निवेश करना, हर एक काम हम लोग करते हैं। और हम ही लोगों के इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को ही तो अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार मांग का मतलब क्या होता है। देखो, हम एक लाइन में समझा दे रहे हैं। मांग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में, अच्छा एक चीज पहले समझ लेना, अर्थशास्त्र व्यक्तियों को व्यक्तियों नहीं बोलता है, अर्थशास्त्र व्यक्तियों को उपभोक्ता बोलता है। जब कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उस वस्तु का मूल्य को चुकाता है, तो उसे ही उस वस्तु का मांग कहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन है, हमको इस मोबाइल फोन का जरूरत है, तो इस वस्तु को खरीदने का मेरा इच्छा है और इसका जो दाम है, हम वो पैसा भी चुका सकते हैं, तो ये मेरा इस वस्तु का मांग कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो मांग का मतलब होता है कि जब कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है, उस मूल्य को वो चुकाता है, मूल्य को चुका सकता है, तो उस वस्तु का उस व्यक्ति के लिए, उस उपभोक्ता के लिए मांग कहेंगे। यानी मांग में इच्छा होना चाहिए, मांग में आवश्यकता होना चाहिए, मांग में मूल्य होना चाहिए और मांग में वस्तुओं का मूल्य चुकाने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। अब मांग का नियम, अच्छा हमको एक बात बताओ ना, हर व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी ना किसी वस्तु का मांग, डिमांड हमेशा करते रहता है। हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम लोग दुकान गए, दुकान से जाकर के बोले 3 रुपया वाला पेन दीजिए, तो मांग किए। अगर हम दुकान गए, होटल गए और बोले हमको दो गो समोसा खिलाइए, तो भी मांग किए। अगर हम सपोज कर लो दूंदीबाद या कोई बाजार गए, बाजार से जाकर के कपड़ा खरीदे, तो भी हम मांग कर रहे हैं। हमेशा हम लोग किसी ना किसी चीज का मांग करते रहते हैं। अब ये मांग का नियम हमको क्या सिखाता है? मांग का नियम हमको बेसिकली ये बताता है कि मांग का नियम का संबंध वस्तु की आय से होती है। स्क्रीनशॉट अच्छा से लेते जाना, और जो जो चीज वस्तु की कीमत से होती है, जो जो चीज हम जैसे जैसे समझाएंगे A to Z ऐसे ही कॉपी में लिख लेना। वन शॉट में ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। बात करते हैं मांग का नियम क्या बताता है। तो मांग का नियम का संबंध किसी भी वस्तु की कीमत से होती है। हर सामान का एक कीमत होता है ना, समोसा 8 रुपया पीस, पेन 5 रुपया पीस, हर चीज का एक कीमत है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का ये देखा जाता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु का जब आय बढ़ता है, तो उस वस्तु का मांग कम कर दिया जाता है। हर उपभोक्ता यही करता है। सपोज कर लो कि आज प्याज है, सपोज कर लो आपका 30 रुपया केजी है प्याज, तो हम मेरे घर में सपोज कर लो 1 महीना में 3 केजी प्याज हम ले रहे हैं। और जैसे ये प्याज का दाम 30 रुपया से अगर मान लो 120 रुपया केजी हो जाएगा, तो क्या हम तब भी 3 किलो ही प्याज खरीदेंगे? नहीं, प्याज का मांग को हम कम कर देंगे। तब हो सकता है प्याज हम या तो 1 केजी खरीदे, या हो सकता है तब हम प्याज सिर्फ 1 महीने में 500 ग्राम खरीदे। घर में बोलेंगे प्याज बहुत महंगा हो गया है, प्याज एक काम करो मत खाओ। तो यही बताता है कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ता है, तो उसका मांग घट जाता है, और जैसे ही किसी वस्तु का कीमत घटता है, तो उसे का मांग बढ़ जाता है। इसी चीज को उस वस्तु का
मांग का नियम कहते हैं। मांग का मतलब किसी वस्तु को खरीदने का इच्छा, किसी वस्तु को खरीदने का मन है, उस वस्तु का मूल्य हम चुका सकते हैं, तो मेरा उस वस्तु का वो मांग हुआ। क्लियर? अब जैसे ही उस वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मेरा मांग घटेगा, और जैसे उसका कीमत घटेगा मेरा मांग बढ़ेगा। इसी चीज को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। सिंपल बात है। अब इसी चीज को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। मांग का नियम कितने तरीके का होता है, कब और कैसे मांग का नियम में परिवर्तन आता है, हम लोग किस तरीके से मांग करते हैं, कौन कौन सा मांग होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेते जाना, हर एक चीज को अच्छा से नोट डाउन करके रखना। जैसे जैसे जो जो पॉइंट लिखवाए हैं डिट्टो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, वैसे वैसे हर एक पॉइंट को लिखोगे और अच्छे से उसको ऐसे ही समझोगे। ठीक है? देखो, अब सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन, मांग क्या है? हम मांग का नियम का बात नहीं कर रहे, मांग का बात कर रहे हैं। मांग मतलब जब कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उसके मूल्य को चुकाने का सामर्थ्य रखता है या सामर्थ्य हो, तो उसे ही वस्तु की मांग कहते हैं। यानी देखो, आपको वस्तु को तो खरीदना है, लेकिन उस वस्तु का मूल्य चुकाने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका उस वस्तु का मांग नहीं कहलाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि हमको ना एक आइलैंड खरीदना है, हमको ना एक एरोप्लेन खरीदना है, अब मेरे पास उसको चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो ये मेरा इच्छा भले कहलाएगा, लेकिन ये मेरा मांग नहीं कहलाएगा। देखो क्या होता है, सबसे पहले किसी भी वस्तु को खरीदने का इच्छा होता है, इच्छा आगे जाकर के आवश्यकता में बदलता है, और आवश्यकता आगे जाकर के मांग का रूप ले लेता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, प्रोफेसर बेनहम ने क्या कहा, उनके अनुसार मांग का मतलब है किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उसे कीमत पर एक निश्चित कीमत में खरीदी जाती है। यानी वस्तु का जो कीमत है, उस कीमत पे जब हम लोग किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो वो उसका मांग है। मेयर्स क्या कहते हैं? मेयर्स के अनुसार जब कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है तो उसे ही उस वस्तु की मांग कहते हैं। जब कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में किसी वस्तु को उसका जो कीमत है उस कीमत में खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे ही उस वस्तु का मांग कहते हैं। क्लियर है? चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और डिट्टो ऐसे ही हुबहू लिखना। पूरा लेक्चर सुन लो, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद आराम से बैठ करके हर एक चीज को लिख लेना। अब मांग फलन का मतलब क्या होता है? अब देखो, मांग फलन का मतलब समझना क्या होता है। किसी वस्तु की मांग और उसके प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को ही मांग फलन कहते हैं। यानी अगर किसी भी वस्तु का जो मेरा मांग होगा और कोई भी ऐसा चीज जो इस मांग को प्रभावित करेगा, मांग और इस मांग को जो भी चीज प्रभावित करेगा, यानी ये मांग प्रभावित करने का मतलब है कि कौन कौन चीज ऐसा है जिसके वजह से या तो मेरा मांग बढ़ जाएगा या तो मेरा मांग घट जाएगा। कुछ ना कोई चीज तो ऐसा है, जैसे मान लो कि किसी भी वस्तु का कीमत है, कीमत अगर घटेगा तो मांग बढ़ेगा, कीमत अगर बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। या तो फिर मेरा आदत बदल गया, मेरा मन बदल गया, या मेरा आय बदल गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी भी वस्तु का मांग और उस मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी घटक हैं, जितने भी क्या हैं घटक, इन दोनों के बीच संबंध को ही कहा जाता है मांग फलन। मांग फलन एक्चुअल में यह बताने में मदद करता है कि आखिरकार अगर किसी वस्तु का मांग बदला तो क्यों बदला, क्या ऐसे हुआ, क्या आय के कारण मांग में परिवर्तन हुआ, या कीमत के कारण मांग में परिवर्तन हुआ, या उपभोक्ता का आदत, फैशन या रुचि में बदलाव के कारण ऐसा हुआ, ये बताता है। और साथ ही साथ ये बताएगा कि ये जो मांग में परिवर्तन आया है ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। इसका मतलब है ये जो परिवर्तन आया मांग में, इससे आपका मांग पहले के मुकाबले अभी बढ़ गया या पहले के मुकाबले मांग घट गया, इसको भी बताता है। ये वही बोल रहा है, या किसी वस्तु के मांग और उसके प्रभाव करने वाले घटकों के बीच धनात्मक या ऋणात्मक संबंध को बताता है। मांग फलन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मांग फलन कितने प्रकार की? दो प्रकार की। सबसे पहला व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा बाजार मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिगत मांग फलन के बारे में कि आखिरकार व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है, अच्छा से समझना। ठीक है, देखो व्यक्तिगत मांग फलन के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है
किसी एक उपभोक्ता की मांग और उसके मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को ही व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। व्यक्तिगत हम हमेशा आपको समझाते हैं, व्यक्तिगत का मतलब हमेशा होता है एक व्यक्ति। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? हमेशा एक व्यक्ति। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति का मांग, कितना व्यक्ति का मांग सर जी? एक व्यक्ति का मांग और उसके मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच, जैसे अगर मेरा मांग है तो मेरा मांग किसके वजह से बढ़ा या मेरा मांग किसके वजह से घटा, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मेरा व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मतलब एक अकेला आदमी, मेरा मांग और मेरा मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच संबंध को ही बोलते हैं व्यक्तिगत मांग फलन। ठीक है, हो गया? ठीक है। अब आते हम लोग बाजार मांग फलन क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, बाजार का अगर बात होगा तो बात होगा सबका। बाजार का मतलब एक अकेला व्यक्ति का नहीं, पूरे बाजार का मांग और उस मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के बीच संबंध। एक अकेला व्यक्ति का होगा तो व्यक्तिगत उत्पादन फलन या व्यक्तिगत मांग फलन, और पूरे बाजार के बारे में पढ़ेंगे तो बाजार मांग फलन। किसी वस्तु की बाजार मांग का मतलब क्या होता है? पूरे बाजार का मांग। जैसे समझ लो, अगर हम 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, इसका अलग अलग मांग पड़ते हैं। सपोज कर लो कि व्यक्ति ए जो है, ये बी, ये सी, 3 आदमी है। सपोज कर लो ये जो ए है, इसका बाजार का मांग सपोज कर लो 1200 रुपया है। व्यक्ति बी का बाजार का मांग सपोज कर लो 1000 है और व्यक्ति सी का बाजार का मांग सपोज कर लो 1300 है। तो ये व्यक्ति ए का व्यक्तिगत मांग है, ये बी का व्यक्तिगत मांग, ये सी का। जब इन सारे मांग को हम जोड़ देंगे और जोड़ करके टोटल मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ 3500। तो ये टोटल जो मांग निकल करके आया, यही कहलाता है मेरा बाजार मांग। आया समझ में? आगे समझाएंगे। ठीक है, बाजार मांग तथा उसके प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को ही बाजार मांग कहते हैं। क्लियर बात है? आ गया बात समझ में मेरा? एक व्यक्ति का मांग होगा व्यक्तिगत मांग, पूरे बाजार का मांग होगा बाजार का मांग। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे हम लोग किसी वस्तु को प्रभावित करने वाले घटक अथवा वस्तु के मांग के निर्धारक तत्वों को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा क्या होगा भाई जिसके वजह से किसी उपभोक्ता द्वारा, जब जैसे हम उपभोक्ता हैं, तो ऐसा क्या होगा जिसके वजह से या तो मेरा मांग बढ़ जाएगा या मेरा मांग घट जाएगा। यानी कौन कौन सा चीज है जो मेरा मांग को प्रभावित करेगा, कौन कौन सा चीज है जो मेरा मांग को प्रभावित करेगा, जिसके वजह से या तो मेरा मांग अधिक हो जाएगा या मेरा मांग कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन है वस्तु की कीमत। हम जिस वस्तु को खरीद रहे हैं उसका कीमत सबसे पहले प्रभाव डालेगा। दूसरा, उपभोक्ता की आय, मेरा आय। अगर हम पैसा ज्यादा कमाएंगे तो मांग ज्यादा करेंगे, जब पैसा कम कमाएंगे तो मांग भी कम कर देंगे। तीसरा, वस्तु की उपयोगिता। जो वस्तु जितना ज्यादा यूजफुल है उस वस्तु को उतना ज्यादा यूज करेंगे, जो कम है उसको कम यूज करेंगे। ठीक है, और भी है। ठीक है, आगे उपसंबंधित वस्तु की कीमतें, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, हम आगे बताएंगे स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तु क्या होता है। इसके बाद उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत और धन का वितरण। ये सारा चीज है जो किसी भी मेरा मांग को प्रभावित करता है। हाँ, ये चीज थोड़ा अच्छा से स्क्रीनशॉट लो और इसको लिखो। ठीक है, इसको लिख लेना अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेके ले लिए स्क्रीनशॉट। ठीक, देखो समझा रहे हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है, जिसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है। जैसे एक दूसरे के बदले मेरे पास ऑप्शन है, या तो हम चाय पियेंगे नहीं तो कॉफी पियेंगे, तो या तो चाय पीना है तो चाय पियो, नहीं तो चाय की जगह कॉफी यूज करो। तो ऐसा वस्तु जो एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाया जाता है उन्हें स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक दूसरे के बदले चाय या कॉफी। ठीक है, चीनी या गुड़, या तो चीनी खाओ या तो गुड़ खाओ, या तो कोका कोला पियो नहीं तो थम्स अप पियो। ठीक है, ये चीज हम समझा रहे हैं, एक दूसरे के बदले प्रयोग में ला रहे हैं। इसके बाद पूरक वस्तुएं यानी कि कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। तो ऐसे वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है उन्हें पूरक वस्तु कहते हैं। एग्जाम में पूछता है, पूरक वस्तुएं ऐसा वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक साथ करेंगे। जैसे पेपर और पेन, पेपर और पेन एक साथ यूज करते हैं, नहीं तो पेपर यूजलेस है और पेन भी यूजलेस है। पेपर पेन एक साथ यूज किए। पेट्रोल, आपका कार और पेट्रोल, गाड़ी और पेट्रोल एक साथ यूज होता है। स्याही और कलम, जैसे ये कलम,
ये देखो ये कलम और इस कलम के अंदर का इंक एक साथ यूज करते हैं तो इसी बोलते हैं। इसके बाद जैसे डबल रोटी और मक्खन, ठीक है, तो इन सब चीजों को बोला जाता है मेरा पूरक वस्तुएं। क्लियर है सर जी? चलो आगे। अब आते हम लोग मांग तालिका अथवा मांग सूची क्या होता है। ये देखो मांग तालिका और मांग सूची क्या होता है। अच्छा, तालिका का मतलब समझना, क्योंकि अब से हम इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर में आपको तालिका दिखेगा। देखो तालिका या तो इसको तालिका बोलो या तो फिर इसको अनुसूची बोलो। इसका मतलब सिंपल है टेबल। इसका मतलब क्या होता है? टेबल। तालिका या अनुसूची मतलब होता है सर जी टेबल। एक्चुअल में अगर हम ये बोलेंगे कि कौन सा व्यक्ति या हम है, मान लो मेरा मांग कब कब बढ़ा, मेरा मांग कब कब घटा, हम इसको जिस तालिका से दिखाएंगे वही कहलाता है मांग तालिका। जैसे देखो हम यहां बोल रहे हैं किसी वस्तु का कीमत है, यहां देखो इस टेबल में बना रहे हैं, एक टेबल में देखो, एक टेबल में बनाते हैं, यहां वस्तु की कीमत है और कीमत को हमेशा पी से डिनोट करेंगे, और यहां उस वस्तु का मांग है, मांग की इकाई जिसको हमेशा क्वांटिटी से डिनोट करेंगे। सपोज कर लो पहले कीमत 5 रुपया था तो हम 20 पीस सामान खरीदते थे। अब कीमत देखो बढ़ रहा है, कीमत हो गया 6 रुपया तो मेरा मांग घट के हो गया 18, फिर कीमत हो गया 8 रुपया तो मेरा मांग घट के हो गया 15। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वस्तु का, वैसे वैसे मेरा मांग क्या हो रहा है? घट रहा है। इसी को एक टेबल के सहायता से दिखाए ना, इसी टेबल, चूंकि ये मांग को बता रहा है इसीलिए इस टेबल को हम लोग बोलेंगे मांग तालिका या मांग अनुसूची। आया बात समझ में? देखो वही लिखे, किसी निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं उनकी कीमतों पर खरीदी गई वस्तुओं की मात्राओं के बीच संबंध को बताने वाला तालिका ही मांग तालिका कहलाता है। इसे मांग अनुसूची भी कहा जाता है। एक निश्चित समय में वस्तु की कीमत और उस कीमत पर खरीदी गई वस्तुओं के मात्रा के बीच संबंध को बताने वाला तालिका ही क्या कहलाता है? मांग तालिका या मांग अनुसूची कहलाता है। क्लियर है? दूसरा, सेम्युलेशन क्या बोलते हैं? वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है उसे ही मांग तालिका कहते हैं। अब यह भी मांग तालिका दो तरीके का होगा। जैसे मांग दो तरीके का था ना भाई, एक क्या था? व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो तालिका भी दो होगा, एक मेरा मांग, एक व्यक्तिगत व्यक्ति का मांग, मेरा मांग आपका मांग। ये देखो ये सिर्फ मेरा मांग का तालिका है तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत मांग। यही अगर 2 3 4 5 लोगों का मांग को एक साथ जोड़ दे तो उससे जो तालिका बनेगा वही कहलाएगा मेरा क्या? बाजार मांग तालिका। हम बताए थे ना, व्यक्तिगत मतलब एक होता है और बाजार का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों का एक साथ जो मांग बनेगा। ठीक है, अब देखो पढ़ते हम लोग व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होता है। तो देखो वही चीज होता है जो हम अभी समझाए थे, ध्यान से सुनना। व्यक्तिगत मांग तालिका में क्या बोल रहा है? देखो व्यक्तिगत मांग तालिका में बोल रहा है, व्यक्तिगत मांग तालिका बोल रहा है किसी निश्चित समय में एक विशेष व्यक्ति द्वारा, एक विशेष व्यक्ति का मतलब है एक व्यक्ति द्वारा, किसी निश्चित समय में एक विशेष व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग की जाती है उसे जिस तालिका से दर्शाया जाता है उसे ही व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। यह तालिका किसी एक व्यक्ति की मांग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है सर जी? किसी एक व्यक्ति के मांग को यह दर्शाता है। एक सेकंड रुकना। वो थोड़ा सा भगना है ना, वो क्लासरूम में घुस गया था और जिसकी वजह से बाहर का गेट खुल गया था, इसीलिए बंद करने जाना पड़ा। आई होप कि ऑडियो अच्छा से सुनाई दे आप लोग को। हाँ चलो अब देखो इसको समझाते हैं, ध्यान से समझना। ये रहा व्यक्तिगत मांग तालिका। देखो एक व्यक्ति का मांग का तालिका है, प्रति इकाई कीमत रुपया में 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया। तो देखो ना जैसे जैसे कीमत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखो ये एक उपभोक्ता का नाम दे दिए ए, इसका मांग देखो जैसे जैसे वस्तु का कीमत बढ़ रहा है देखो वैसे वैसे मांग घट रहा है। पहले कीमत 1 रुपया था तो 20 पीस खरीदता था, 2 रुपया था तो 18 पीस खरीदा, 3 पीस हुआ तो 3 रुपया हुआ तो 15 पीस खरीदा, 4 रुपया हुआ तो 12 पीस खरीदा, 5 रुपया हुआ तो 10 पीस खरीदा, 6 रुपया हुआ तो 8 पीस खरीदा। अच्छा इसी चीज को क्या हम लोग एक, ये तो तालिका हुआ, और इसी मांग तालिका को जब एक वक्र की सहायता से दिखाएंगे, किसकी सहायता से? वक्र की सहायता से, यानी कि कर्व का सहायता से दिखाएंगे,
तो पता है यही मांग सारणी मेरे लिए मांग वक्र बन जाएगा। देखो ये व्यक्तिगत मांग तालिका है ना, ये व्यक्तिगत मांग तालिका को व्यक्तिगत मांग वक्र में अगर बताना है तो इसी का हम लोग इस तरीके से एक डायग्राम में इसको दिखा देंगे। क्या करेंगे, देखो डायग्राम में दिखा देंगे। वक्र का मतलब होता है डायग्राम में दिखाना। देखो दिखा रहे, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं वस्तु एक्स का कीमत लिख रहे हैं, यहां कीमत, ठीक है, और यहां लिख रहे हैं उसका मांग। तो देखो कीमत 1 रुपया था, 2 रुपया था, 3 रुपया था, 4 रुपया था, 5 रुपया, 6 रुपया हो गया। 1 2 3 4 5 और 6, और मांग देखो घटते गया ना। 8 रुपया सपोज हो गया, 8 8 10 12, 12 के बाद 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। सपोज यहाँ देखो ये 8 है, 8 के बाद यहाँ 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, और ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो देखो जब वस्तु का कीमत 1 रुपया था तो मांग 20 के बराबर था। ये देखो 1 और ये देखो 20, यहां मिला देंगे। और जब ये 2 हो गया तो 18 हो गया, ये देखो 2 और ये देखो 18, 2 के सीधा और 18 के सामने मिला देंगे। जब ये 3 हो गया तो वो 15 हो गया, 3 और 15, ये देखो ये आ गया लगभग यहाँ। और 4 में 12 हो गया ना, 4 में 12 हो गया, ये देखो यहाँ। फिर 5 में 8 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। और फिर मेरा 6 में कितना हो गया, 6 में मेरा हो गया 8। अब इसी चीज को हम लोग चाहें तो ऐसे डायरेक्ट लकीर से दिखाएंगे, सीधा सीधा ऐसे मिल जाएगा, या तो फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। इस तरीके से दिखा देंगे। तो देखो यही क्या हुआ मेरा, ये सिचुएशन ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो, और ये एफ मान लो। बस मानने बोल रहे हैं। तो देखो यही जो मेरा व्यक्तिगत मांग वक्र है, इसी मांग वक्र को हम लोग ग्राफ में दिखा दिए। तो जब व्यक्तिगत मांग वक्र को जब ग्राफ में दिखाएंगे तो यही व्यक्तिगत मांग तालिका किसमें बदल जाएगा, व्यक्तिगत मांग वक्र में बदल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में सपोज ये बोलता है व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, तो बोल देना भाई व्यक्तिगत मांग वक्र का मतलब होता है, वक्र का मतलब होता है ड्राइंग। ये जो कर्व बना ना, यही होता है डी डी, यहां लिखेंगे डी और डी, ये डिमांड कर्व है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे स्क्रीनशॉट लेते जरूर जाना। आगे बाजार मांग तालिका। अब भाई बाजार मांग तालिका का मतलब क्या, अभी हम बताए थे ना, बाजार मांग का मतलब 2 या 2 से अधिक उपभोक्ताओं का मांग को जोड़ दिए। सेम यही बाजार मांग तालिका किसी निश्चित समय में पूरे बाजार अथवा अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच संबंध को बताने वाला तालिका ही बाजार मांग तालिका कहलाता है। बाजार मांग तालिका समस्त बाजार के बारे में बताता है। जैसे अगर मान लो ये 3 आदमी है, ए उपभोक्ता बी और उपभोक्ता सी, तो इन तीनों का जो मांग होगा उसको जिस तालिका में दिखाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता में 3 व्यक्ति है। जरूरी नहीं है 3 होना, 2 व्यक्ति भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अनगिनत भी हो सकते हैं, 100 200 400 500 कितना भी उपभोक्ता हो सकता है। तो सभी उपभोक्ता का मांग को बताने वाला तालिका, सभी उपभोक्ता का मांग को एक साथ जोड़ के एक तालिका बनाएंगे, वही कहलाता है मेरा बाजार मांग तालिका। ठीक है, देखो समझाते हैं, अब ध्यान से समझना सर जी। ये रहा, देखो इसको समझ लो, व्यक्तिगत मांग तालिका समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमको इसको बड़ा कर लेने दो। ठीक है, देखो बाजार मांग तालिका, दूध की कीमत रुपये प्रति लीटर, 20 रुपया प्रति लीटर हो गया, 16 रुपया प्रति लीटर हो गया, 12 रुपया प्रति लीटर और 10 रुपया प्रति लीटर। देखो दूध का कीमत घट रहा है ना, अगर किसी वस्तु का कीमत घट रहा है ना तो अल्टीमेटली उसका मांग बढ़ेगा। देखो यहाँ वस्तु का क्या होगा, मांग अल्टीमेटली बढ़ेगा। देखो देखो समझाते हैं। उपभोक्ता ए है, उपभोक्ता ए का मांग है, ये उपभोक्ता बी का मांग है, और ये हम 2 ही व्यक्ति को लेके चल रहे हैं, ए और बी। ए और बी का जो मांग को जोड़ेंगे यही कहलाएगा मेरा बाजार मांग। देखो ये 20 रुपया में 3 लीटर खरीदा, 16 रुपया में 4 लीटर खरीदा, 12 रुपया में 5 लीटर, 10 रुपया में 6 लीटर। ये 20 रुपया में 2 लीटर खरीदता था, 16 रुपया में 3 लीटर खरीदता था, 12 रुपया में 5 लीटर खरीदा, 10 रुपया में 8 लीटर। तो इन दोनों का मांग को जोड़ दो, ये 3 लीटर कमाया, ये 2 लीटर कमाया, तो टोटल बाजार का मांग कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। ये 4 लीटर खरीदा, ये 3 लीटर खरीदा, तो टोटल 7 लीटर हो गया। ये 5 लीटर खरीदा, ये 5 लीटर खरीदा, तो टोटल बाजार का मांग 10 लीटर हो गया। ये 6 लीटर खरीदा, ये 6 लीटर खरीदा, 8 लीटर खरीदा, तो ये टोटल 14 लीटर हो गया। इसी चीज को देखो एक तालिका में दिखाए ना, इसी को बोला जाता है। ये व्यक्तिगत मांग तालिका है ए का, ये व्यक्तिगत मांग तालिका है बी का, और ए और बी का मांग को जो जोड़ दिए और नया तालिका बना, ये कहलाता है मेरा बाजार मांग तालिका।
क्लियर है? अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छा से इसको नोट डाउन करके लिखोगे हर एक चीज जैसे जैसे लिखा रहे हैं, ठीक है? तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, साथ ही साथ बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, आंख मूंद के पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं। एकदम भाई यही आने वाला है बोर्ड में और एकदम कमाल, एकदम इजी से सब समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर भी ज्यादा कर देना, ठीक है? ताकि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट उसको देख सके, ठीक है? इसलिए शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना, ताकि मेरा उतना जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए वो फुलफिल हो जाए। व्यक्तिगत मांग तथा एक मिनट भाई व्यक्तिगत मांग तथा, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको, हाँ चलो। व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में प्रमुख अंतर। व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में निम्नलिखित अंतर होते हैं। हम अभी तक जो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में समझाएं वही सब चीज है, अगर ध्यान से सुने थे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? देखो यहां लिख दिए हेडिंग में व्यक्तिगत मांग, यहां लिख दिए बाजार मांग और इन दोनों में अंतर बता दिए। पहला अंतर, व्यक्तिगत मांग क्या बोले? यह किसी एक उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बताता है, एक उपभोक्ता के बारे में बताएगा, और ये पूरे बाजार के बारे में बताएगा, यानी दो या दो से अधिक उपभोक्ताओं का जो मांग है उसको जोड़ देंगे तो ये निकल करके आ जाएगा मेरा बाजार मांग। क्लियर है? इसके बाद इसमें मांग का नियम लागू हो भी सकता है और नहीं भी। देखो एक व्यक्ति का मांग है तो इसमें मांग का नियम लागू हो भी सकता है, नहीं भी। अब मांग का नियम क्या है? वही वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, वस्तु का कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, यही है मांग का नियम। इसमें हमेशा मांग का नियम लागू होता है भाई, हमेशा इसमें मांग का नियम लागू होगा ही होगा। यह बाजार की सभी घटकों को प्रभावित नहीं होता है, यानी बाजार में कुछ भी हो रहा है उससे मेरा मांग प्रभावित नहीं होगा, लेकिन यह किसी व्यक्ति के सभी घटकों से प्रभावित होता है। ये उपभोक्ता के व्यवहार से प्रभावित होता है, क्योंकि अगर उपभोक्ता खरीदना ही नहीं चाहे तो वो खरीदेगा ही नहीं, ठीक है? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले अच्छा से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? थोड़ा सा हम ऊपर उठा के दिखाने का कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। दिख रहा है नीचे क्या? हाँ दिख रहा है, चलो। हाँ भाई, मांग के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ डिमांड। कितने टाइप का मांग होता है? बेसिकली मांग के प्रकारों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मांग को कितने भागों में बांटा गया है? 4। बोला गया है अर्थशास्त्र में कि भाई देख 4 प्रकार का मांग होगा। पहला कीमत मांग, दूसरा आय मांग, और ये आय मांग 2 वस्तुओं के ऊपर लागू होगा। पहला श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुएं के लिए, और दूसरा घटिया या निम्न वस्तु, जिसको गिफिन वस्तु भी कहते हैं। और तीसरा होता है तिरछी मांग, और उसके बाद चौथा होता है मांग के अन्य प्रकार। अन्य प्रकार में संयुक्त मांग आएगा और व्युत्पन्न मांग आएगा, ठीक है? संयुक्त मांग आएगा और क्या आएगा? व्युत्पन्न मांग। इसके बाद क्या आएगा? सामूहिक मांग आएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो हम एक बार दिखा रहे हैं, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये देखो, मांग के प्रकार हो गया, अच्छा से स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में इसको आराम से अच्छे से नोट डाउन करना। अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। कीमत मांग क्या होता है? आय मांग में दोनों श्रेष्ठ वस्तु, सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में मांग का नियम क्या होता है? तिरछी मांग में भी पढ़ेंगे हम लोग मांग का नियम, इन दोनों ही वस्तु के ऊपर पढ़ेंगे, और मांग के अन्य प्रकार को भी हम लोग डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, हम एक भी टॉपिक आप लोगों का स्किप नहीं करवाएंगे। देखो हम जो अभी मांग का नियम समझाए ना, वही मांग का नियम कुछ इस तरीके का है। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, जो नीचे बताएं वही चीज, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। सबसे पहले कीमत मांग। कौन सा मांग? कीमत मांग। पता है क्वेश्चन में आंसर छुपा है। ये जो कीमत मांग यहां बोल रहा है ना, देखो पढ़ते ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। कीमत मांग का मतलब क्या है? सिंपल भाई साहब, किसी भी वस्तु की कीमत के कारण उसके मांग में होने वाला परिवर्तन, किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके मांग में होने वाले परिवर्तन को ही कीमत मांग कहते हैं। यानी सामान्यता यही देखा जाता है कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत अगर अधिक हो रहा है, मतलब कीमत बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है वो चीज, तो हम लोग उस चीज का उपभोग कम कर देते हैं। यानी अगर कीमत अधिक होता है तो हम लोग उसका मांग को कम कर देते हैं, और जैसे ही उस वस्तु का कीमत कम हो जाता है वैसे ही मांग क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक बार क्या हुआ था ना, टमाटर जो था वो बाजार में पहले 20 रुपया किलो बिक रहा था। तो मेरे घर में लगभग एक सप्ताह में नहीं होने से भी तो 2 से 3 किलो टमाटर तो आ जा रहा था। सपोज कर लो 3 केजी टमाटर एक सप्ताह में आ जा रहा था मेरे घर।
लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ भाई, बाजार में टमाटर का कीमत हो गया 200 रुपया केजी। अब बाजार का कीमत अचानक 200 रुपया केजी क्यों हुआ, इसको हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स में ही आगे पढ़ाएंगे। तो अचानक 200 रुपया केजी टमाटर हो गया। तो जब 200 रुपया टमाटर हो गया तो माँ बोली कि एक काम करो, टमाटर अब मत लाओ, बहुत महंगा है, टमाटर छोड़ दो। तो हम लोग टमाटर लाना ही छोड़ दिए। कोई कोई होगा शायद खरीदेगा 200 रुपया किलो में भी, हम लोग तो भाई कान पकड़ लिए, नहीं हम लोग से नहीं होने वाला है, हम लोग टमाटर नहीं खाएंगे। और जैसे ही फिर टमाटर का कीमत घट गया, 30 रुपया किलो हो गया, फिर से मेरा मांग क्या हो गया, फिर से मेरा मांग हो गया 30 रुपया 3 केजी पर सप्ताह का। यानी यही बोल रहा है कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग घटेगा, और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। यानी वस्तु का मांग प्रभावित हो रहा है उसके कीमत के कारण, इसी को कहते हैं कीमत मांग। देखो यही चीज है यहाँ, कीमत मांग किसी वस्तु की कीमत तथा उसके बाजार उसके मांग के बीच संबंध को बताता है, अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें क्या है इसको हम आगे बताएंगे। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। समझा दिए ऐसा क्यों होता है। वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत मतलब होता है उल्टा, ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, विपरीत उल्टा संबंध होता है। यही कारण है कि कीमत मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। यानी ऐसा कीमत मांग वक्र ऐसा गिरता है, इसको हम आगे समझाएंगे। कीमत मांग वक्र ऐसा गिरता है, ऐसा ऊपर। ये कीमत क्या हुआ, घटा, तो मांग क्या हुआ, बढ़ गया। इस तरीके से ये बनता है ग्राफ। ठीक है, इसको हम आगे समझाएंगे। चलो देखो अब कीमत मांग तालिका, चल भाई कीमत मांग तालिका, और इसको ग्राफ में भी समझेंगे हम लोग। कीमत मांग तालिका, इसको अच्छा से समझना। देखो ये ले रहे हैं कि कोई एक वस्तु ले लिए एक्स, एक नाम रख दिए, कोई वस्तु है उसका नाम रख दिए एक्स, ठीक है। और यहां वस्तु की मांग की मात्रा, ये कीमत है और मांग। तो जब कोई वस्तु था, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी वस्तु का एग्जांपल ले लो, जब उसका कीमत 20 रुपया था तो हम 15 पीस खरीदते थे। जैसे ही कीमत घट के 10 रुपया हो गया, हम तुरंत अपना मांग क्या कर दिए, बढ़ा दिए। देखो कीमत घटा तो मेरा तुरंत मांग क्या हुआ, देखो बढ़ गया। अब इसी को देखो एक ग्राफ की सहायता से यहां हम दिखा देते हैं। देखो दिखा दो ग्राफ की सहायता से। ठीक है, जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स होता है, ये वाई होता है, हमको पता है। एक्स में वस्तु का कीमत है और यहाँ पे मांग है ना। चलो यहाँ पे नीचे में हम लोग मांग को लिखते हैं, मांग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखते हैं वाई में वस्तु का कीमत यानी कि प्राइस। क्लियर। 20 रुपया में 15 रुपया था, सपोज कर लो यहाँ ले लेते हैं 20 रुपया, तो यहाँ ले लेते हैं सपोज कर लो हम लोग क्या 15 रुपया। चलो ये 20 और ये 15, ये देखो इस तरीके से ग्राफ बनता 20-15 का। पहले यहाँ मांग करते थे और अब क्या हुआ, ये घट के 10 हो गया तो ये बढ़ के 25 हो गया। देखो कीमत घट गया 10 हो गया तो ये बढ़ करके कितना हो गया, बढ़ करके सपोज कर लो यहाँ 25 हो गया। देखो कीमत क्या हो रहा है, कीमत घट रहा है, कीमत क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, हम दिखाते हैं थोड़ा सा। देखो कीमत यहाँ क्या हो रहा है, कीमत यहाँ पे घट गया तो मेरा मांग क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया। आया समझ में, बढ़ गया। कीमत घटा तो मांग मेरा क्या हुआ, बढ़ गया। इसी चीज को दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट। आप लोग सोचते होंगे सर बार बार कहाँ भाग जा रहे हैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, आज लाइन नहीं आया ना, इसलिए थोड़ा बार बार जाके चेक करना पड़ रहा है, उसी में परेशानी हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो हो गया, यहाँ तक ले लिए इसका फोटो, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। हाँ, अगर आपको मिलाना होगा तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हो, इस तरह से। ये होता है डिमांड कर्व, डी डी। ठीक है, यहाँ ये टच कर जाएगा, यहाँ यहाँ इसको चाहे तो ए बी नाम दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलो आगे। ओहो
अब दूसरा, अच्छा, अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या होता है? वहां जो ऊपर में अभी बताए थे ना, अन्य बातें समान रहने का मतलब, ये देखो, अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि वस्तु की कीमत को छोड़ के बाकी सब चीज स्थिर रहेगा, चाहे वो उपभोक्ता का आय हो, फैशन हो, व्यवहार हो, या कोई भी और चीज। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन आगे देंगे इसी चैप्टर में, तब वहां समझा देंगे इसको आगे। आय मांग, अब देखो जी, आय मांग क्या होता है? देखो, जैसे हम लोग कीमत मांग पढ़े कि कीमत के कारण मांग में परिवर्तन हो रहा है, आय मांग भी सेम है। किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण, आय में परिवर्तन के कारण उसका मांग में परिवर्तन के संबंध को बताता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि अगर कभी भी किसी भी उपभोक्ता का आय अगर बढ़ता है, आय क्या होता है? आय अगर बढ़ता है तो उसका मांग भी बढ़ता है, आय बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है। और वहीं अगर आय कम हो जाता है तो उसका मांग भी क्या होता है? कम हो जाता है। सिंपल बात है ना। हमको एक बात बताओ, अभी अगर हम पैसा ज्यादा कमाएंगे तो मेरा मांग भी ज्यादा होगा, मेरा खर्चा भी ज्यादा होगा। कल को अगर मेरा आय ही कम होगी, हम पैसा कम कमाएंगे तो मेरा मांग भी कम हो जाएगा। आय बढ़ता है तो मांग भी बढ़ेगा, आय घटता है तो मांग भी घटेगा। यानी किसी व्यक्ति का, किसी उपभोक्ता का आय और उसका मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। आय और वस्तु का, व्यक्ति किसी भी वस्तु का कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, उल्टा। लेकिन आय, उपभोक्ता का आय और उसका मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, आय घटेगा तो मांग घटेगा। पैसा है तो खूब खाएंगे, मस्ती करेंगे, पैसा नहीं है तो चुपचाप रहेंगे, यही चीज है। आय मांग किसी उपभोक्ता की आय एवं उसकी मांग के बीच संबंध को बताता है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तब उसकी मांग भी बढ़ जाती है, तथा जैसे उसकी आय घटती है उसकी मांग भी घट जाती है। इसे ही आय मांग कहते हैं। सामान्यतः आय तथा मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक मतलब समझाएं, आय बढ़ रहा है तो मांग भी बढ़ेगा, आय घट रहा है तो मांग भी घटेगा। हो गया धनात्मक संबंध। क्लियर है? चलो आगे। हाँ, इस चीज को याद रखना, ये VBI है, ये VBI है भाई साहब। आय मांग की खोज जर्मन के अर्थशास्त्री एंजिल ने किया था, इसलिए इसे एंजिल वक्र भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि एंजिल वक्र क्या होता है तो बोल देना आय मांग। एंजिल वक्र क्या होता है? आय मांग को ही एंजिल वक्र कहा जाता है। आया समझ में बात मेरा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आय मांग को, आय मांग वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करते, ऊपर पढ़े थे ना। आय मांग जो है वो दो वस्तु पे अलग अलग काम करेगा। एक होगा श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु और दूसरा घटिया या गिफिन वस्तु। अब पहले ये समझ लो कि श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु मतलब क्या होता है। नॉर्मल माल, जो नॉर्मल रोटी कपड़ा मकान जो भी गुड्स हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो होता है श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु। और जो वस्तु, जो जैसे कि मान लो कि सड़ा गला हुआ है या बहुत ज्यादा खराब है, उसका क्वालिटी सही नहीं है, तो ऐसे सामान को हम लोग घटिया वस्तु या गिफिन वस्तु बोलते हैं। तो अगर एक बात बताओ, अगर हम कल को पैसा ज्यादा कमाएंगे, मेरा आय बढ़ रहा है, तो मेरा अच्छे वस्तुओं का मांग बढ़ेगा। अगर कोई आदमी पैसा अच्छा कमा रहा है तो वो घटिया खाना खाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। अगर आय बढ़ रहा है तो सामान्य वस्तु में उसका मांग भी बढ़ेगा। लेकिन गिफिन वस्तु में उल्टा होता है। अगर वस्तु, व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो क्या वो घटिया वस्तुओं को खाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। अगर आय बढ़ेगा तो गिफिन वस्तुओं का मांग कम कर देता है। देखो एक लाइन में समझना, सामान्य वस्तु में क्या होता है। सामान्य वस्तु में यह होता है कि अगर आय बढ़ता है, आय बढ़ता है तो उस वस्तु का मांग भी बढ़ेगा, मांग भी बढ़ता है। लेकिन गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु या निम्न वस्तु में उल्टा होता है। अगर आय बढ़ता है, आय क्या होता है? बढ़ता है, तो उपभोक्ता घटिया वस्तु को खाना छोड़ देता है, उसका मांग अपने आप वो कम कर देता है। समझ में आया? ये इन दोनों आय मांग का नियम है। चलो अब देखो श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुओं में आय मांग। देखो जी ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। सामान्य अथवा श्रेष्ठ वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनमें कीमत एवं मांग की गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर इन वस्तुओं की मांग घटती है। अभी समझाएं इस चीज को। अच्छा, उसी चीज को बोल रहा है। देखो उपभोक्ता का आय है रुपया में, पहले 100 रुपया था तो वो 50 पीस सामान खरीदता था, फिर जब पैसा उसके पास 150 रुपया हो गया तो खरीदना 100 पीस लगा। यानी देखो कि आय बढ़ गया उसका,
आय बढ़ गया तो उसका मांग भी बढ़ गया। तो इसी को अगर हम चाहेंगे तो क्या इस तरीके से ग्राफ में नहीं दिखा सकते हैं? ये 0 हो गया, ये x हो गया y, यहाँ वस्तु का मांग को रखेंगे और यहाँ उस व्यक्ति का क्या रखेंगे? आय को रखेंगे, y अक्ष पे आय को। तो बताओ पहले आय 100 था तो मांग कितना था? 50 था। तो चलो ना बीच में कहीं पे 100, बीच में कहीं पे 100 बना देते हैं। चलो यहाँ 100 था तो मांग 50 था, चलो यहाँ बीच में 50 बना दिए। 100 था तो मांग कितना था इसका? 50 था। और जब आय इसका 150 हो गया तो मांग बढ़ के 100 हो गया। आय 150 हो गया, यहाँ देखो बढ़ गया, 150 हो गया तो इसका मांग भी देखो बढ़ करके यहाँ पे कितना हो गया? 100 हो गया। तो देखो ये भी बढ़ गया और ये भी क्या हुआ? बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो अच्छा से पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को ऐसे करके हम लोग दिखा देंगे यहाँ पे। ये हम लोगों का डिमांड कर्व है डी डी। ठीक है, क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे देखो मेरा आय बढ़ा तो मेरा ये भी क्या हुआ? मांग भी क्या हुआ? बढ़ गया। आया समझ में? ठीक है, अच्छा से ग्राफ को उतारो और अच्छा से इसके बगल में ही ग्राफ को आप बनाओगे ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ो घर में अच्छा से तो आपको समझ में आए सब चीज। क्लियर है? चलो आगे। अब देखो घटिया वस्तु यानी निम्न वस्तु गिफ्टिन वस्तु में उल्टा होता है। उल्टा होता है, देखो इस चीज को पहले समझना। घटिया वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है, यानी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। बोल रहा है और आय में पर्याप्त ना होने पर उपभोग करता है। जब उपभोक्ता के पास आय पूरा नहीं है ना तभी वो इन वस्तुओं का उपभोग करता है, नहीं तो ऐसे इन वस्तुओं का उपभोग करना पसंद वो नहीं करता है। जैसे मोटा अनाज, वनस्पति घी, मोटा कपड़ा, सड़े गले फल या सब्जी आदि। सड़ा सड़ा नहीं होता है, फल है, सब्जी है। देखो अगर आप सपोज कर लो आप बाजार गए हो, ठीक है, आपके पास पैसा कम है, आप एप्पल पूछ रहे कैसे रुपया केजी, तो कोई बोल रहा है 160 रुपया किलो है, कोई 140, कोई 120, कोई बोल रहा है 180। एक तरफ एप्पल 160 रुपया किलो बिक रहा है और उसी जगह ठेला में दूसरा एप्पल जो है वो 80 रुपया केजी बिक रहा है। तो ये जो 80 रुपया केजी एप्पल होगा, पता है वो कैसे होगा? उसमें छेद होगा, सड़ सड़ गया होगा, गल गया होगा, खराब होगा। तो यही खराब सामान को बोला जाता है गिफ्टिन वस्तु और ये अच्छा सामान को अच्छी वस्तु बोला जाता है। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, चलो अब देखो वही चीज यहाँ क्या बोल रहा है। ऐसी वस्तुओं की दशा में जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की मांग को घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं का चयन करता है। यानी जब पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो घटिया वस्तु थोड़ी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अर्थात इनमें उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग घट जाती है। इसमें मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आय बढ़ रहा है तो मांग घट रहा है। हम बताते हैं मैक्सिमम ये आप कई बार देखोगे, अब पता नहीं सबके घर में तो नहीं होता होगा। हम लोग का बस्ती में एक शादी था, ठीक है, तो शादी के दौरान बहुत सारा मेहमान था, कम से कम 700-800 लोग को तो वो लोग यही इनविटेशन दिया था। फिर दूल्हा वाला साइड था, बाराती था। तो हम लोग शादी से पहले गांव में शादी होता है ना, तो लड़की का शादी है मतलब पूरा गांव का शादी है, पूरा गांव का लोग लड़की का शादी में खुशी खुशी पार्टिसिपेट करता है और शादी से रिलेटेड काम काज में मदद करता है। हम लोग भी करते हैं बढ़ चढ़ के। तो हम लोग गए थे बाजार, ठीक है, हम लोग गए थे बाजार और हम लोग के यहाँ बोकारो में दूंदी बाजार बहुत ज्यादा फेमस है। हम लोग इवनिंग के समय में गए, शाम के समय में गए सब्जी खरीदने के लिए। कल शादी था नेक्स्ट डे। तो जब सब्जी खरीदने गए तो लिस्ट बड़ा लंबा था। लगभग आलू लगभग 50 केजी से ज्यादा था, पटल लेना था 40-50 केजी, आपका मटर सेमी लेना था, फूल गोभी लेना था, आपका कई सारा सब्जी जो है वो लेना था। अब चूंकि इतना ज्यादा सामान लेना है, खर्चा भी तो बहुत ज्यादा होगा और पैसा तो हम लोग के पास कम है और उसी कम खर्चा में लेने जाएंगे सामान। तो जब हम लोग सामान जाकर के पूछ रहे हैं कि कैसे रुपया केजी, तो आलू बोलता है एक जगह 40 रुपया केजी, एक जगह बोलता है आपका 30 रुपया केजी, एक जगह बोलता है 20 रुपया केजी। और हम लोगों को बहुत सारा सामान लेना था, यानी 1-2 किलो नहीं, बहुत ज्यादा सामान खरीदना था। तो उस समय में ना वो बोला ना सबसे सस्ता सस्ता सामान लेकर के आना। तो हम लोग क्या किए, मार्केट में जो सामान सस्ता सस्ता मिला वो सामान हम लोग ले लेके आ गए। लेकिन एक साइड जहां 40 रुपया किलो आलू है और एक साइड जो 20 रुपया किलो आलू बिक रहा है, क्या इन दोनों का क्वालिटी में फर्क होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये जो 40 रुपये वाला जो वस्तु होगा ना, ये जरूर घटिया ही नेचर का होगा, उसका गुणवत्ता सही नहीं होगा। तो यही जो घटिया क्वालिटी का आलू था ना, इसी को बोला जाता है गिफ्टिन या आपका निम्न वस्तुएं या घटिया वस्तुएं। और उपभोक्ता इसको सिर्फ तभी खरीदता है जब उसके पास आय कम है, जब वो पैसा पर्याप्त नहीं है उसके पास, तब बोलता है कि चलो अच्छा खाने से अच्छा यही खा लो। होता है ना सबके साथ ऐसा, वही बोल रहा है। देखो समझा रहे, सपोज उपभोक्ता का आय 100 रुपया था तो वस्तु एक्स का मांग 50 पीस वो खरीदता था।
जैसे, और ये घटिया वस्तु है, ठीक है। और जैसे ही उपभोक्ता का आय बढ़ गया 150, तो इसका मांग देखो घटा दिया। नॉर्मली अगर ये अच्छा सामान रहता तो अगर उपभोक्ता का आय बढ़ता तो मांग भी बढ़ता, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उपभोक्ता का आय बढ़ा लेकिन उसका मांग क्या हुआ, घट गया, क्योंकि वो घटिया सामान को खरीदता था, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो इस तरीके से बनेगा, ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y। यहां दिखा रहे हैं हम लोग x का मांग यानी इसको, और यहाँ आय को। 100 रुपया में 50 रुपया था, चलो ऐसे यहाँ पे कर दो, चलो इसको लिख दो 100 रुपया, इसको लिख दो 50 रुपया। और फिर जब ये 150 हो गया तो ये 10 हो गया, देखो ये 150 हो गया, यहाँ हो गया, तो ये देखो घट के कहाँ हो गया, 10 हो गया। देखो यहाँ समझ में आया मेरा बात या नहीं आया? उपभोक्ता का आय देखो बढ़ा, लेकिन उसका मांग क्या हुआ, देखो उसका मांग घट गया। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डी। इसी को बोला जाता है विलासिता की वस्तुएं। आया समझ में मेरा बात? क्लियर है? घर में अच्छा से इसको बनाना, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ठीक है, चलो आगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो घटिया वस्तु होता है, इसके बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इस नियम की खोज इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफ्फिन ने किया था, इसलिए इस नियम को गिफ्फिन का विरोधाभास नियम, गिफ्फिन्स पैराडॉक्स भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे व्हाट इज गिफ्फिन्स पैराडॉक्स, पूछ दे गिफ्फिन का विरोधाभास नियम क्या है, तो इससे पहले जो अभी ऊपर में समझाए ना पूरा चीज, उसी को लिख देना, वही होता है गिफ्फिन का विरोधाभास नियम। इस नियम को सबसे पहले गिफ्फिन ने खोजा था, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, इसलिए उनके ही नाम पे इस नियम को रखा गया गिफ्फिन वस्तु, और इस नियम को बोला गया गिफ्फिन का विरोधाभास नियम। ठीक है, अब आते हैं तिरछी मांग क्या होता है। देखो जी, तिरछी मांग का मतलब होता है, अरे हम तेरा क्या बिगाड़े थे रे, हमको तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं था, ये होता है तिरछी मांग। देखो समझाते हैं। तिरछी मांग का मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु Y की मांग में जो परिवर्तन आता है उसे ही तिरछी मांग कहते हैं। यानी दो सामान है X और Y, देखो वस्तु X का कीमत में परिवर्तन हुआ, वस्तु X का कीमत में परिवर्तन हुआ, लेकिन इस परिवर्तन के कारण वस्तु Y का मांग में परिवर्तन हो गया। वाई बोलेगा हम तेरा क्या बिगाड़े थे, हमको क्यों किया तुम्हें साथ, सामान का महंगा तो तुम हुआ, सस्ता तो तुम हुआ, कीमत तुम्हारा बढ़ा, कीमत तुम्हारा घटा, लेकिन तुम्हारा कीमत बढ़ने या घटने की वजह से मेरा मांग बदल गया। ऐसे मांग को बोलते हैं तिरछा मांग। यह नियम हमेशा स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तुओं पर ही लागू होता है। याद रखना, यह नियम सिर्फ और सिर्फ स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु पर लागू होगा। स्थानापन्न या पूरक वस्तु आगे बताए हैं, फिर से बताएंगे। देखो अब अच्छा से इन दोनों को समझाते हैं, अच्छा से समझना ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। बहुत स्टूडेंट को यही चीज समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बोलते हैं बाबा इजी है, इजी है, दो में इजी अच्छे दादा। देखो स्थानापन्न वस्तुओं में मांग का नियम। स्थानापन्न मतलब बताए थे ना, ऐसा वस्तु जिसको एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाया जाता है। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे चाय और कॉफी। इसमें मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, मतलब उल्टा होता है। अन्य बातें समान रहने पर स्थानापन्न वस्तुओं की दशा में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता इसकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का कार्य नहीं, क्रय, प्रतिस्थापन वस्तुओं का क्रय करता है। जैसे कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। देखो इस चीज को हम रियल एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं। हम लोगों का कोई रिलेटिव में एक बार हॉस्पिटल में एडमिट था, तो हम और मेरी मम्मी उनको देखने गए। ठीक है, हॉस्पिटल है तो देखने जाएंगे। तो पहले से 3-4 लोग हॉस्पिटल में जो है वो पहले से थे उस हॉस्पिटल में। तो हम लोग कंटिन्यूसली, मतलब ऑपरेशन हुआ था तो हम लोग 4-5 बार कंटिन्यूसली गए थे। तो एक बार जब हम लोग गए तो उसके बाद 4 लोग हम लोग जा करके जो है नीचे कैंटीन में कॉफी पिए। कॉफी कैसे रुपए गिलास था उस समय, 20 रुपए गिलास। तो हम लोग 4 लोग पी लिए। सेकेंड दिन गए तो भी कॉफी पिए। थर्ड दिन भी हम लोग 5 लोग गए। अब 5 लोग गए, क्या पिए, क्या पीना था सबको, कॉफी, हम, मेरी माँ और बाकी 3 लोग। अब जब कॉफी का दाम हम पूछे तो पहले कॉफी का दाम था आपका 20 रुपया, लेकिन अब कॉफी का दाम हो गया 30 रुपया। 30 रुपया बढ़ा दिया कॉफी का दाम, 30 रुपया। तो माँ बोली अरे 30 रुपया और हम लोग 5 आदमी हैं,
5 आदमी है 30 रुपए के हिसाब से, तब तो 150 रुपए लग जाएगा। बाप रे, 150 रुपया कॉफी पीने के लिए देंगे? नहीं नहीं, छोड़ दो, तो बड़ा महंगा हो गया है कॉफी। कॉफी नहीं, चाय मंगाओ। यहाँ पे 5 रुपए वाला चाय मंगाओ। 5 रुपए वाला चाय मंगाए 5 आदमी, 5 रुपया वाला कॉफी मंगाए 5 आदमी, तो कितना रुपया में हो गया? 15 रुपया में। और यही कॉफी, यही इसके जगह अगर कॉफी पीते तो कॉफी के लिए कितना देना पड़ता? 150 रुपया, और देना पड़ता मेरी माँ को। और हमको पता, हम लोग को पता है ना, इंडियन वुमेन्स हमेशा सेविंग्स के चक्कर में ज्यादा रहती है। माँ हमेशा सुपर होती है, सुपर मदर। ठीक है, तो 150 की जगह 15 रुपया माँ खर्चा की और बोल दी ठीक है चलो चाय पियेंगे, आज हटाओ कॉफी नहीं पियेंगे कोई। यानी देखो, कीमत किसका बढ़ा? कॉफी का। कीमत कॉफी का बढ़ा, और हम मांग किसका बढ़ा दिए? चाय का। तो एक वस्तु है कॉफी, एक वस्तु है चाय, दोनों एक दूसरे के बदले प्रयोग में ला रहे हैं। कॉफी का मांग बढ़ने के कारण, कॉफी का मांग बढ़ने के कारण हम उसका मांग नहीं किए। कॉफी का कीमत बढ़ने के कारण इसका मांग नहीं किए, हम चाय का मांग को बढ़ा दिए। इसे ही कहा जाता है आपका स्थानापन्न वस्तु में मांग का नियम। ठीक है, आई बतिया समझ में हमार? ठीक है, चलो आगे। अब देखो, इसी चीज को आप यहां पे हम दिखा रहे हैं, वस्तु Y में दे दिए कॉफी, वस्तु X में दे दिए चाय। इसी चीज को आप ग्राफ में बना करके दिखा देना। ठीक है, आई होप अब तक आपको ग्राफ बनाने आ गया होगा। एक को X को एक, जो X में है उसको नीचे X में दिखाना, जो Y में है उसको Y में दिखाना, खींच देना लकीर, खत्म कहानी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग आगे। पूरक वस्तुओं में मांग का नियम। पूरक वस्तु ऐसा वस्तु जो एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाया जाता है, एक दूसरे के साथ यूज करेंगे। पूरक वस्तुएं वैसे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ किया जाता है, जैसे पेट्रोल और स्कूटर, स्कूटर और पेट्रोल। अन्य इन वस्तुओं में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, क्योंकि दी गई वस्तु की मांग का पूरक वस्तुओं की कीमत से विपरीत संबंध होता है। यदि स्कूटर की कीमत में तीव्र वृद्धि हो जाए तो पूरक वस्तु की पेट्रोल की मांग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है बतिया? ठीक है, चलो इसी चीज को ग्राफ बताएं क्या? ग्राफ नहीं बताएं, ठीक है, ग्राफ उसमें पढ़ना भी जरूरी नहीं है। बोलो, क्लियर आ गया? अब आते हैं मांग के अन्य प्रकार। कुछ कुछ अन्य प्रकार का भी तो मांग था ना। तो सबसे पहले संयुक्त मांग क्या होता है? तो संयुक्त मांग, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हट जा रहे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? देखो संयुक्त मांग क्या होता है। यह मांग पूरक मांग का ही एक रूप होता है, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, तब ऐसे वस्तुओं को मांग को ही संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे गेंद और बल्ला, हम अगर क्रिकेट के लिए खेलने के लिए बैट खरीदते हैं तो बैट के साथ बॉल भी खरीदेंगे। फुटबॉल खेलने के लिए या चलने के लिए जूता खरीदते हैं तो जूता के साथ अपने आप हमको मोजा भी खरीदना होगा। स्कूटर खरीदते हैं तो स्कूटर के साथ हमको पेट्रोल भी खरीदना होगा। कलम खरीदते हैं, पेन, तो उसके साथ इंक, स्याही भी खरीदना होगा। व्युत्पन्न मांग, जब किसी एक वस्तु की मांग करने पर दूसरे वस्तु की मांग अपने आप ही हो जाती है, उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। एक वस्तु का मांग किए लेकिन दूसरे वस्तु का मांग अपने आप हो गया। हम होटल गए कचौड़ी खाने, कचौड़ी खाएं तो कचौड़ी के साथ साथ सब्जी मिल गया। हम होटल गए समोसा खाएं, समोसा के साथ साथ चटनी मिल गया। ये होता है व्युत्पन्न मांग, अपने आप इसका मांग करेंगे तो उसका मांग हो जाएगा। सामूहिक मांग, जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोग में मांग की जाती है, तब ऐसे वस्तुओं की मांग को ही सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कोयला का यूज आप कई सारे चीजों में कर सकते हैं। दूध का यूज आप कई चीजों में कर सकते हैं। बिजली का यूज कई चीजों में कर सकते हैं। पानी का यूज आप कई चीजों में कर सकते हैं। तो ऐसे मांग को ही बोलते हैं सामूहिक मांग। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सर जी, मांग का नियम। मांग का नियम, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ठीक। मांग का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। मांग का नियम हम आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे। मांग का नियम का संबंध वस्तु की कीमत से होती है। वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। मांग का नियम यह बताता है कि अगर अन्य सभी बातें समान है तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और जब उस वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। इसे ही मांग का नियम कहा जाता है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, याद रखना। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, यानी कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इसको याद रखना, एमसीक्यू में पूछेगा।
मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मांग का नियम सिर्फ ये बताएगा कि देखो भाई, कीमत घटा तो मांग बढ़ा, कीमत बढ़ा तो मांग घटा। कितना कीमत घटने के वजह से कितना मांग घटा, कितना कीमत बदलने की वजह से कितना मांग घटा, ये मांग का नियम नहीं बताएगा। मांग का नियम सिर्फ बोलेगा देख भाई, कीमत बढ़ा तो मांग घटा, कीमत घटा तो मांग बढ़ा, बस कहानी खत्म। यही चीज बोल रहा है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी कीमत पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का गुणात्मक मात्रा का, एक मिनट, ओ भाई कहां चला गया, हाँ, गुणात्मक संबंध बताता है। साधारणतः मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तब उसकी मांग घट जाती है, और जब कीमत घटती है तब उसकी मांग बढ़ जाती है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। यह वस्तु की कीमत एवं मांग की मात्रा के बीच ऋणात्मक यानी उल्टा संबंध को बताता है। यही कारण है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक अर्थात बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ना कि मात्रात्मक यानी कि क्वालिटेटिव नहीं है। याद रखना, ये क्वालिटेटिव है, मांग का नियम क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है मांग की लोच, जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे। अब देखो, इसी चीज को अगर आपको समझना है, इसके बाद हम लोग चाहें तो इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। मांग का नियम को अगर समझना है तो देखो, एक ग्राफ के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। यहां लिख सकते हैं हम लोग किसी भी वस्तु का, सपोज कर लो यहां लिखते हैं किसी भी वस्तु का कीमत, ठीक है, और यहां लिखते हैं उस वस्तु का मांग। हम डायरेक्ट आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सपोज कर लो कीमत पहले 10 रुपया था तो मेरा मांग पहले 50 पीस था, कोई सामान था, या सपोज कर लो ना 10 रुपया कीमत था तो हम 50 पीस खरीदते थे। अब उसका कीमत बढ़ गया, बढ़ करके हो गया 15 रुपया। जब कीमत बढ़ा तो मेरा मांग घट जाएगा, मेरा मांग घट के हो गया 30। और जब कीमत 10 से घट के 5 हो गया तो मेरा मांग 50 से बढ़ करके आपका सपोज कर लो 60 हो गया। आया समझ में? कीमत बढ़ा तो मांग घटा, कीमत घटा तो मांग बढ़ा। अब इसी को हम लोग एक ग्राफ के सहायता से देखो दिखा देंगे। यहाँ पे देखो दिखाते हैं, 0x y। याद रखना, यहां मांग का मात्रा जाएगा, यहां वस्तु का कीमत। पहले कीमत 10 था तो ये 50 के बराबर खरीदते थे। सपोज कर लो 10 यहां है और सपोज 50 यहां, ये हो गया 10 तो ये हो गया आपका 50। क्लियर? अब जब ये 15 हो गया, ये क्या हो गया? बढ़ गया। कीमत बढ़ के कितना हो गया? 15 हो गया। तो देखो मांग घट के 30 हो गया, 50 से नीचे आ गया, 30 हो गया। ये देखो क्या हुआ, ये घट गया। और जैसे ही कीमत 10 से घट के 5 हो गया तो मांग मेरा बढ़ के 50 से 60 हो गया। कीमत घट के 5 हो गया तो ये मेरा बढ़ करके 60 हो गया। देखो इस तरीके से हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये कितना, ये शुरू में कितना हो गया था यहाँ भाई? 15 हो गया तो ये आपका 30 हो गया था। और जैसे ये कितना हो गया 5 हो गया तो ये बढ़ के 60 हो गया। इसी चीज को हम लोग ऐसे लकीर से मिला देंगे। यहाँ मिल जाएगा, यही होगा डी। ये पहला ये पहला सिचुएशन था, ये दूसरा सिचुएशन और ये तीसरा। इसी को तो बोलते हैं, और ये जो लकीर है इसी लकीर को हम लोग बोलते हैं मांग वक्र। क्या बोलते हैं इसको? मांग वक्र बोलते हैं। आया समझ में? यही चीज होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ठीक है, चलो अब आते हैं मांग के नियम की मान्यताएं अथवा अन्य बातें समान रहने पर। देखो क्वेश्चन में था ना अन्य बातें समान रहने पर, तो अन्य बातें में क्या क्या आएगा? अन्य बातें मतलब ये चीज, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम जैसे बोले ना भाई आप लोगों को कि जब कभी भी किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। अरे भाई ऐसा क्यों होगा? क्या क्या ऐसा होगा जो होगा? तो ये उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, फैशन, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी नई प्रतिस्थापन वस्तु का उपभोग नहीं होना चाहिए, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है सर जी? और याद रखना, हम हमेशा बोल रहे हैं कि मांग को जब भी एक्सप्लेन करना
वस्तु के कीमत से करना। क्या करना? कीमत से। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक मतलब उल्टा होने का ये कारण है। ऋणात्मक मतलब ये होता है, ऋणात्मक मतलब ये देखो, ऊपर से नीचे गिरना, बाएं से दाएं गिरना, ये होता है आपका ऋणात्मक। और धनात्मक का मतलब उल्टा होता है, ऐसा है, ऐसे ऊपर भागना। धनात्मक का मतलब ये होता है ऊपर भागना, ये होता है आपका धनात्मक। और मांग वक्र हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलो अब मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। पहला, घटती सीमांत उपयोगिता नियम के कारण। अब मत बोलना कि सीमांत उपयोगिता नियम नहीं पता है, अभी अभी चैप्टर 3 में पढ़ाए हैं डिटेल में सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, वो सेब और उसका लेकर के। इसके बाद आय का प्रभाव के कारण होता है ऐसा, प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रभाव के कारण होता है ऐसा, और उपभोक्ताओं की संख्याओं में परिवर्तन के कारण जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए। चलो आगे, नेक्स्ट, मांग में वृद्धि के कारण। भाई ऐसा क्या होगा भाई जिसकी वजह से मांग अचानक आपका बढ़ जाएगा? पहले आप कुछ और मांग करते थे और अब आपका मांग क्या हो रहा है? अब आपका मांग बढ़ रहा है। क्या नहीं बोलते, तेरा डिमांड बढ़ गया? क्या ऐसा हो गया जो उपभोक्ता का मांग बढ़ जाएगा? तो किसी भी उपभोक्ता का मांग बढ़ने का ये मेन रीजन है। पहला, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। जब उपभोक्ता का आय बढ़ जाएगा तो उसका मांग बढ़ जाएगा। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। प्रतिस्थापन वस्तु मतलब वही, अगर कॉफी का दाम बढ़ेगा तो अपने आप चाय का मांग बढ़ जाएगा। पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। एक पूरक वस्तु का कीमत कम हो जाएगा तो दूसरा वस्तु का मांग वो बढ़ा देगा। उपभोक्ता की फैशन, आदत, रुचि एवं स्वभाव में वृद्धि होने पर। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होने पर, अगर ज्यादा क्रेता है तो मांग बढ़ेगा। निकट भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होने पर। निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना होने पर, इस वजह से वस्तु का मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, अब ऐसा क्या होगा जिससे वस्तु का मांग घट जाएगा? मांग में कमी के कारण। मांग में कमी के कारण, ठीक है, देखो मांग में कमी का निम्नलिखित कारण होता है। ठीक है, मांग में कमी का निम्नलिखित प्रमुख कारण है। मांग में क्या होना? कमी होना, मांग आपका घट जाएगा। उपभोक्ता की आय में कमी होने पर, अगर उपभोक्ता का आय कम हो जाएगा तो मांग कम हो जाएगा। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होने पर, प्रतिस्थापन वस्तु का कीमत कम हो रहा है, मांग कम हो जाएगा। पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर, उपभोक्ता की आदत, फैशन, रुचि, स्वभाव में कमी होने पर, क्रेताओं की संख्या में कमी होने पर, निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना होने पर, और निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय में कमी होने की संभावना होने पर, ये वो रीजन है जिसके वजह से किसी भी वस्तु का मांग क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। मांग का विस्तार। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मांग का विस्तार। एकदम इसको डिटेल्ड में और एकदम अच्छा से समझना। मांग में वृद्धि और मांग में जो विस्तार होता है वो दोनों अलग अलग चीज है। मांग में वृद्धि और मांग में विस्तार दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। देखो, मांग में विस्तार का मतलब क्या बोल रहा है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग अधिक हो जाती है तो इसे ही मांग का विस्तार कहते हैं। मतलब कीमत घट गया और मांग बढ़ गया, इसे ही मांग का विस्तार कहते हैं। एक मांग वक्र के ऊपर के बिंदु से नीचे की बिंदु की ओर संचालन मांग का विस्तार है। यानी मांग वक्र में जो वक्र ऊपर था, ऊपर से नीचे की ओर संचालन होना। ऊपर से नीचे की ओर का मतलब है डरना नहीं कि सर ऊपर से नीचे मतलब क्या बोल रहे? ऊपर से नीचे मतलब ये बोल रहे कीमत घटा तो मांग बढ़ गया, ये चीज है। ठीक है, उसे ही मांग का विस्तार कहा जाता है। अब देखो, मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार पढ़ लो, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। मांग, अच्छा समझा दे रहे, यहां लिखे मांग में विस्तार और यहां मांग में वृद्धि। देखो, मांग में विस्तार का मतलब क्या हुआ? यह एक ऐसी दशा होती है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है। कीमत के कारण, यहां समझना, कीमत कम हुआ, इसके वजह से मांग बढ़ा, ये होता है मांग का विस्तार। यहां यह एक ऐसी दशा होती है जिसमें कीमत के अलावे, कीमत नहीं होगा, कीमत के अलावे अन्य घटकों के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। कीमत बढ़ा या घटा नहीं, कीमत उतना ही है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया अचानक जिसकी वजह से मांग बढ़ गया उसका। कीमत उतना ही है। यहां क्या हुआ? पहले कीमत सपोज 10 रुपया था,
आज कीमत 5 रुपया होगा, कीमत घट गया तो अल्टीमेटली इसका मांग बढ़ जाएगा। तो ये कहलाता है मांग का विस्तार। मांग में वृद्धि का मतलब है कीमत नहीं बढ़ा, ना ना ना, कीमत नहीं बढ़ा ना कीमत घटा, कीमत उतना ही है। पहले भी 10 रुपया था, आज भी 10 रुपया है, कीमत में नहीं बदला हुआ, लेकिन कीमत वैसे ही है, फिर भी सडनली उसका क्या हो गया, मांग में बदलाव आ गया, मांग बढ़ गया, तब उसको बोलते हैं मांग में वृद्धि हुआ। अब बोलोगे सर अगर कीमत उतना ही है तो अचानक मांग कैसे बढ़ा? मांग अचानक बढ़ गया, जैसे मान लो कि हो सकता है वो आदमी जो सामान बेच रहा है शायद उसका क्वालिटी अच्छा है, उतना ही सामान रखा, ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हो गया, लोग उसको ज्यादा खरीद रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहां बोल रहा है इसका अर्थ है वस्तु की अधिक कीमत पर वस्तु की, देखो इसका मतलब समझो, वस्तु की अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग, वस्तु की अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है वस्तु की कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग। आया समझ में? ठीक है, आगे बोला गया, आगे इसमें मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, इसमें मांग वक्र बाएं बाएं दाएं या ऊपर की ओर जाता है, उल्टा उल्टा। इसमें मांग वक्र नहीं बदलता, इसमें मांग वक्र बदलता है। ठीक है, आगे मांग का संकुचन का मतलब क्या होता है? देखो वो तो पढ़े मांग का विस्तार, अब मांग का संकुचन। मांग का संकुचन मतलब होता है मांग घट गया, मांग का संकुचन मतलब मांग घट गया। देखो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रहा है, देखो कीमत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कीमत में वृद्धि हो रहा है। अब अगर कीमत में वृद्धि हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का मांग में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, परिणाम स्वरूप उसकी मांग में कमी हो जाती है, तो इसे ही मांग का संकुचन कहते हैं। एक मांग वक्र के नीचे के बिंदु से ऊपर की बिंदु की ओर संचालन ही मांग वक्र का संकुचन कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? देखो इसी चीज को आप देखो, यहां पे इन दोनों में डिफरेंस है, मांग में संकुचन और मांग में वृद्धि, मांग में कमी। देखो फिर वही बोलेंगे, संकुचन का मतलब है कीमत के कारण हो रहा है, संकुचन हो रहा है यानी किसी वस्तु का कीमत अधिक हो गया तो उसका मांग कम हो गया। अब कीमत अधिक होगा तो मांग कम होगा ना सर जी, तो इसे ही बोला जाता है मांग का संकुचन। लेकिन यहां कीमत नहीं बदला, कीमत उतना ही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर जी, कीमत उतना ही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसका मांग कम हो गया। कीमत उतना ही है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसका मांग क्या हो गया, कम हो गया, उसे बोलते हैं मांग में कमी हुआ। देखो यह एक ऐसी दशा होती है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग में कमी होती है। यह एक ऐसी दशा होती है जिसमें अन्य बातें समान रहने पर कीमत के अलावे अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण मांग में कमी आ जाती है। कीमत उतना ही है लेकिन फिर भी मांग में कमी आ गया, यह कहलाता है मांग में कमी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया समझ में? मांग में विस्तार, मांग में संकुचन पढ़ लेना है, देखो पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से। और कुछ पॉइंट है क्या? नहीं, खत्म हो गया। बस इतना ही हम लोगों वन वन शॉट था। अगर हम जितना अभी आप लोगों को पढ़ाए, अगर आप उतने चीजों को यहाँ पे डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो बस हो गया। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ भी फिलहाल नहीं है पढ़ने के लिए, इतना पढ़ लो, कहानी खत्म हो गया। जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन निकलेगा, अगर इतना नोट्स जो हम शुरू से लेकर लास्ट तक अभी करवाएं, उतने नोट्स को अगर आप अच्छा से लिखते हो तो A to Z क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आराम से अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ो। एक दिन में एक चैप्टर मेरे 60 पढ़ो, 30 दिनों के अंदर इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स में हम मास्टर बना के आपको छोड़ेंगे। 0 टू एडवांस, 0 टू हीरो। अभी आप 0 है, 30 दिन हमको आप दो, हम हीरो बना के आपको छोड़ देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई ऐसा चीज जो हम ठीक से नहीं समझा पाए, आपको डाउट है तो बेझिझक आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। शेयर ज्यादा करो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस एक ही चीज पढ़ना है। हम उतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और अपने सभी दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब करवाना। आर्ट्स चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के या यूपी बोर्ड के, सबके लिए इकोनॉमिक्स यही है। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।